हेलो एवरीवन, श्री आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि श्री आईएएस एकेडमी ने आंसर राइटिंग सीरीज की शुरुआत की थी, जिसके अंतर्गत ऑलरेडी हमारे 262 पार्ट आ चुके हैं। ये हमारा पार्ट 263 है। अपने इस पार्ट में हम देखेंगे कि आपके द्वारा हमारे टेलीग्राम चैनल पर किस प्रकार का प्रश्न लिखकर भेजा गया, उसे आपने किस तरीके से लिखा और उसमें किन किन बिंदुओं को ऐड करने की आवश्यकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये प्रश्न आपके द्वारा हमारे टेलीग्राम चैनल पर लिखकर भेजा गया है। तो सबसे पहले हम आपके इस प्रश्न को पढ़ेंगे, फिर आपके उत्तर को पढ़ेंगे और देखेंगे कि वास्तव में आपने इसे कैसे लिखा है और इसमें किन किन बिंदुओं को ऐड करने की आवश्यकता है। काफ़ी अच्छा प्रश्न है। प्रश्न है, कोविड-19 के दौरान भारतीय कृषि के निर्यात में काफ़ी वृद्धि देखने को मिली। हालांकि आज भी भारतीय कृषि निर्यात के समझ काफ़ी सारी चुनौतियां विद्यमान हैं। इसे दूर करने के कौन कौन से उपाय किए जा सकते हैं। काफ़ी अच्छा प्रश्न है। आपने उत्तर लिखा है, कृषि मंत्रालय के आंकड़े के अनुसार साल 2020-21 के 11 महीनों के दौरान कृषि निर्यात में लगभग 17% की वृद्धि दर्ज की गई। कोविड-19 महामारी के दौरान कई देश पिछड़ गए, जिसका फायदा भारत को मिला, जो भारतीय कृषि निर्यात की क्षमता को दिखाती है। इस दौरान भारत ने अन्य कदम उठाए जिसके कारण निर्यात बढ़ा, जैसे कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य निर्यात विकास प्राधिकरण की सजगता, खराब होने वाले सामानों पर विशेष ध्यान, शोध एवं विकास गतिविधियों में बढ़ावा। इन सब के बावजूद भारतीय कृषि निर्यात के समक्ष अनेक चुनौतियां हैं जो कृषि निर्यात में बाधक हैं। गुणवत्ता पर सवाल उठाए जा रहे हैं। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग की कमी, यातायात व्यवस्था की कमी, निर्यात के अनुरूप मानकों की कमी, बिहार झारखंड जैसे राज्यों में वित्त की कमी और अवसंरचना की कमी, भंडारण की व्यवस्था में कमी आदि। निर्यात में वृद्धि ये दिखाती कि अगर चुनौतियों का समाधान कर दिया जाए तो हम निर्यात में और वृद्धि कर सकते हैं, साथ ही महामारी के बाद भी अपनी स्थिति बनाए रख सकते हैं। इसके लिए निम्न उपाय किए गए और किए भी जा सकते हैं। किए गए प्रयास, 130 पदार्थ जीआई टैग में नई कृषि नीति 2020, किसान ट्रेन की शुरुआत, उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना की शुरुआत, कृषि ऋण माफ किए जा सकने वाले उपाय, वित्त का प्रबंधन और अवसंरचना का विकास, शोध और अनुसंधान पर विशेष ध्यान, निर्यात मानकों के अनुरूप कृषि उत्पादन के लिए किसानों को ट्रेनिंग आदि। काफ़ी अच्छा आपने क्वेश्चन लिखा है पॉइंट फॉर्म में। खासतौर पर तो आपने सारे रूल ही फॉलो किए हैं पॉइंट फॉर्म के। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि इस उत्तर में काफ़ी ज़्यादा पॉइंट हो गए। आपने क्या किया, जैसा कि हमने फ्रेम दिया उसमें हमने देखिए फ्रेम में हम जो पॉइंट देते हैं ना, वो इसलिए नहीं देते हैं कि आप लोगों को भी फ्रेम में पॉइंट लिखने होते हैं। हम आपको हर एक पुर्जे तोड़ कर देते हैं अपने फ्रेम में, और हम आपसे कहते हैं कि इन पुर्जों को जोड़कर आपको एक गाड़ी बनानी है। ठीक है, तो फ्रेम को ये दिमाग में बिल्कुल भी मत लाया करिए कि जो फ्रेम में मास्टर ने दे दिया है वो पॉइंट हमें वैसे ही लिखने हैं। वो तो बस एक बहाना है कि हम आपको दे रहे हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि आप बस ये समझ जाएं कि हाँ हम पीछे से हाथ लगाए हुए हैं, बाकी बर्तन तो आपको ही बनना है। ठीक है, तो ये चीज़ हम आपके साथ करते हैं। तो आप क्या करें, इस उत्तर में आपने डाटा अच्छा दिया, और सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी कि जो 16 दशमलव कुछ आता है 16.63%, उसको आपने 17% लिख दिया और लगभग लिख दिया। आप में से जितने भी बच्चे डाटा का उपयोग करना नहीं जानते हैं तो वो यहाँ से सीख सकते हैं कि लगभग 17% लिखें। जब भी 16 दशमलव कुछ है लगभग आगे लगा दीजिए, इतना मान लिया जाता है। ठीक है, अब इम्पॉर्टेंट बात है कि इस उत्तर को हम कैसे लिख सकते हैं। तो प्रश्न पहले आप देख लीजिए कि भारतीय कृषि के निर्यात में वृद्धि मिली। आज भी भारतीय कृषि के निर्यात के समझ काफ़ी सारी चुनौतियां विद्यमान हैं। आप ये कर सकते हैं कि इस लाइन को या इस पूरे के पूरे पैरा को आप लास्ट में डाल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि लास्ट में आपके पास अभी निष्कर्ष के लिए कुछ नहीं बचा है, तो आप इसको लास्ट में डाल सकते हैं। और आप इस उत्तर को ऐसे लिख सकते हैं, मैं बताने की कोशिश करूंगा। उम्मीद है कि आप इसको बाद में अमेंड कर लेना। अपने यहाँ पे साइड में जो पॉइंट होते हैं ना, यहाँ पे लिख सकते हैं आप, और समझ जाएंगे कि हाँ इसको ऐसे लिखना है। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। हम कुछ भी यहाँ पे नया नहीं ऐड करेंगे, आपके ही बिंदु रखेंगे। ठीक है, हम अगर लिखना होता तो ऐसे लिखते हैं, कृषि मंत्रालय के आंकड़े के अनुसार साल 2020-21 के 11 महीनों के दौरान कृषि निर्यात में काफ़ी वृद्धि हुई है। ब्रैकेट में लिख देता लगभग 17%।
कोविड-19 महामारी के दौरान जहां कई देश पिछड़ गए तो वहीं भारत के निर्यात क्षेत्र को काफ़ी बढ़ावा मिला। हालांकि अभी भी निर्यात से संबंधित चुनौतियां कम नहीं हुई हैं, अर्थात आज भी भारतीय कृषि निर्यात में कई समस्याएं विद्यमान हैं जो कि निम्नवत हैं। नंबर 1, इसकी गुणवत्ता पर कई देश सवाल उठाते रहते हैं। नंबर 2, अभी भी खाद्य प्रसंस्करण पर अवसंरचना निर्माण की कमी है। नंबर 3, अभी भी यातायात के संसाधनों में काफ़ी कमी है। नंबर 4, निर्यात के अनुरूप मानकों का अभी स्तर उतना परिपक्व नहीं है जितना कि अन्य देशों में। नंबर 5, आज भी कई भारत के ऐसे राज्य हैं जहां पर अवसंरचना और वित्त की कमी के कारण वो निर्यात की भूमिका में नहीं आ पा रहे। एग्जाम्पल बिहार, झारखंड। नंबर 6, भंडारण को लेकर कोल्ड स्टोरेज की अभी भी समस्या बनी हुई है, जिस कारण काफ़ी ज़्यादा फसलें पूरी तरह से बर्बाद हो जाती हैं। उपयुक्त समस्याओं को ध्यान में रखते हुए न केवल सरकार को इस ओर कदम बढ़ाना चाहिए बल्कि किसानों को भी नवीनतम तकनीक का उपयोग करके अपने खाद्य प्रसंस्करण को बढ़ावा देकर निर्यात को एक्सपोर्ट करना चाहिए। अतः सरकार को 130 पदार्थ जो अभी तक जीआई टैग में शामिल हो गए हैं, साथ ही जो नई कृषि नीति 2020 आई है उसको जल्द से जल्द इम्प्लीमेंट करने की आवश्यकता है और किसान ट्रेन की तरह ही खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के लिए या खाद्य प्रसंस्करण वस्तुओं के लिए भी ट्रेन चलाने की आवश्यकता है, ताकि उत्पादन आधारित जो प्रोत्साहन योजना है वो सही से अपना स्वरूप क्रियान्वित कर सके। इसके अलावा सरकार को कई प्रकार की सब्सिडी देने की आवश्यकता है ताकि कृषि में जो इनपुट्स को लेकर ऋण की समस्या उत्पन्न होती है उनको दूर किया जा सके और वित्त का प्रबंधन और अवसंरचना का विकास करके एक तरीके से एग्रीकल्चर को बूस्ट किया जा सके। तभी हम आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ पर एग्रीकल्चर में किसानों की इनकम को डबल कर सकते हैं और डबल होने के साथ साथ ही हम शोध और अनुसंधान पर विशेष ध्यान देकर अपने इस निर्यात में हुई वृद्धि को आगे कई वर्षों तक यथावत बनाए रख सकते हैं। अतः एपीडा के अब यहाँ पे उसको डाल दो, ठीक है। निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि कृषि और प्रसंस्करण खाद्य निर्यात विकास प्राधिकरण की सजगता ऐसी ही बनी रहेगी तो हमारे यहाँ जितने भी खराब होने वाले सामान हैं उन पर विशेष ध्यान दिया जाता रहेगा और शोध एवं विकास की गतिविधियों में बढ़ावा देने से हम एग्रीकल्चर में फिर से अपने आप को नंबर 1 का दर्जा प्राप्त कर सकते हैं। आपका हो गया उत्तर। कहीं पे कोई चीज़ टूटी? नहीं टूटी। कहीं पे बिंदु आपको ऐसे लगे कि टुकड़े हुए? नहीं टुकड़े हुए। कहने का मतलब होता है ना कि आप ऐसा नहीं, जैसे आपने एक बार कमेंट किया, मैंने आज ही चेक किया था आपका कमेंट कि सर आप ऐसा कैसे बता लेते हैं। मैं कोई जादू थोड़ा ना करता हूँ, ये सब आप में है। देखो एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, आप सभी लोगों को एक चीज यकीन रखना कि आपसे बेस्ट आंसर कोई नहीं लिख सकता है। ये दिमाग में 24 घंटे रखो कि मेरे से बेस्ट कोई आंसर नहीं लिख सकता। इसको ओवर कॉन्फिडेंस नहीं कहते, इसको कॉन्फिडेंस कहते हैं, ठीक है। केवल मैं ही बेस्ट आंसर लिख सकता हूं, ये ओवर कॉन्फिडेंस, ठीक है। तो दोनों के बीच में डिफरेंस होता है, उनको समझा करिए। तो आप हमेशा ये सोचा करें कि जैसे मान लीजिए आपने ये उत्तर लिख लिया, ठीक है। अभी आपने मान लीजिए उत्तर लिख लिया, मैंने इसको चेक कर दिया, तो अब आप एक काम किया करिए, इसको फिर से एक बार रफ में लिखा करिए। मेरे द्वारा बताए जाने के बाद मेरे पॉइंट को बार बार पॉज मत करिए, मतलब उसको वीडियो को मत सुनिए। आप यही, आपके पास तो ओरिजिनल कॉपी है ना, इसको सामने रखिए और ये देखिए मास्टर ने जैसे भाषा प्रवाह बनाया वैसे मुझे बनाना है, ठीक है। और वैसे बना के फिर से आंसर एक बार लिख डालो। देखो अगर आपने 2 बार 3 बार ऐसा कर दिया ना, भले एक आंसर लिखने में आपको 3 घंटा लग जाए, लेकिन यकीन मानिएगा आगे आपको जिंदगी में फिर 3000 एक्स्ट्रा आंसर कभी नहीं लिखने पड़ेंगे। सचिन तेंदुलकर को देखो ना, एक ही बॉल को सीखने के लिए सुबह 6 बजे से लेकर 10 बजे तक नेट प्रैक्टिस करता रहता है। अब कोई जाके मूर्ख आदमी कह दे कि अरे भाई साहब एक ही बॉल को आप 4 घंटे से क्यों सीख रहे हो, क्योंकि उसको पता है कि अगर हम एक बार ये बॉल सीख लिए ना, इसके बाद फिर सीखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अब आप बताइए, आप लोग कुछ चीज़ें जैसे सीख गए, पॉइंट डालना, ठीक है, पैराग्राफ को चेंज करना, साथ में तर्कों के हिसाब से अपने उत्तर को लिखना। सोचो अभी आपको 10 दिन भी नहीं हुए, 10 दिन में इतनी चीज़ें सीख गए हो, तो 60 दिन में क्या होगा भाई? 60 दिन में तो आप इतिहास रच दोगे,
तो वही काम करना है कि जब हमने बता दिया, अब इसके बाद थिंकिंग करो और एक बार लिख कर उसको फिर रख लो अपने पास, उसको हमें मत भेजो, उसको अपने पास रख लो। और जब अगला क्वेश्चन इन फ्यूचर फिर से आप लिखो और वहाँ पर जब इतने सारे पॉइंट आ जाए तो दिमाग में तुरंत एक चीज़ बैठा लो, नहीं नहीं मास्टर इसको काट देगा इतने सारे पॉइंट देख के, एक काम करते हैं इन वाले पॉइंट्स को ना भाषा शैली में बदल देते हैं। प्रयास करोगे, गलतियां होंगी, हर इंसान से गलतियां होती हैं भाई, ऐसा थोड़ा ना है कि हमसे क्या गलतियां नहीं होती हैं, हमसे भी होती हैं गलतियां, लेकिन बस अंतर ये कि हम आपको जो उत्तर करा रहे इन पे हमारी प्रैक्टिस इतनी है कि गलतियां हो ही नहीं पाती हैं। ठीक है, तो आप समझ गए कि आपको इसमें कैसे करना है और किस तरीके से इसको बेहतर बना सकना है, और बस अपने आप को यही मानकर चलना है कि मैं उत्तर लिख सकता हूँ, लिखूंगा और बहुत लिखूंगा। ठीक है, मिलते हैं फिर आप ही के द्वारा भेजे गए एक नए प्रश्न के उत्तर के साथ साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और ऐसे ही उत्तर लिखते रहिए।